हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटीएस 2019 के इंग्लिश हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे थे। ये फोर्थ टॉपिक चल रहा है आफ्टर एरर डिटेक्शन, क्लोज टेस्ट एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड फिल इन द ब्लैंक्स का ये लास्ट सेट है, सेट 5। एंड इसके बाद आपका जो मॉक टेस्ट होगा वो ये फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर ही होगा। ठीक है, तो अगर आप वेस्ट बंगाल से हो और आप बंगाली लैंग्वेज जानते हो तो एसएससी इनसाइट का एक बंगाली चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग लास्ट कुछ सेशन में कर चुके हैं, यहाँ पे आपको एक 10 सेकंड का टाइमर लगा दूंगी। आप ट्राई करना कि वो 10 सेकंड के अंदर अंदर ही आप कर पाओ। ठीक है, एंड अगर आपसे नहीं हो रहा है तो देन आप वीडियो को पॉज करके जरूर देखना एक बार। ठीक है, खुद से ट्राई करना एक बार, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, खुद से एक बार ट्राई करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Owing to all the recent negative turn of events in her life, she strongly felt dash forces must be at work. Okay, so ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, योर टाइम इज अप। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि owing to all the recent negative turn of events in her life, she strongly felt dash forces must be at work। मतलब उनके जीवन में क्या हो रहा है, रिसेंट नेगेटिव टर्न ऑफ इवेंट, मतलब उनके जीवन में रिसेंट कुछ नेगेटिव घटनाएं घट रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ये नेगेटिव घटना घट रहा है तो इसलिए उन्हें लगा कि कोई नेगेटिव फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ फोर्सेस इसके पीछे होगा, ऐसा कुछ शक्तियां उनके जीवन में जो घट रहा है इसके पीछे ऐसा कुछ शक्तियां होगा, इसलिए उनके जीवन में ऐसा नेगेटिव चीज चल रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव चीज चलने के लिए जो फोर्सेस की जरूरत पड़ेगी वो तो नेगेटिव ही होगा ना। ये घटना उनके जीवन में नेगेटिव चल रहा है तो उसके पीछे जो कारण होगा वो कोई नेगेटिव चीज ही होगा, कोई नेगेटिव फोर्स ही होगा। ये जो चारों के ऑप्शन है, ये चार ऑप्शन में से ये फर्स्ट वन है हेल्पफुल एंड थर्ड वन है एंजेलिक, जो कि एक पॉजिटिव थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंजेलिक मतलब रिलेटेड टू एंजल। ठीक है, तो ये दोनों तो वैसे ही नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, ऐसा कुछ फोर्स जो कुछ नेगेटिव चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, ये फर्स्ट वन एंड ये थर्ड वन तो वैसे आप एलिमिनेट कर सकते हो। बचा ये सेकेंड वन इविल एंड फोर्थ वन हॉन्टिंग। तो अब देखिए ये हॉन्टिंग क्या होता है, रिलेटेड टू घोस्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो घोस्ट से रिलेटेड कुछ नहीं बोल रहा है ना ये सेंटेंस में। हॉन्टिंग को हिंदी में जो बोलते हैं भूतिया बोलते हैं, तो इससे रिलेटेड तो कुछ ये सेंटेंस में नहीं है। तो बचा क्या, इविल बचा। इविल मतलब क्या होता है, विकेट, रॉन्ग, बैड, ऐसे होते हैं। ठीक है, विकेट, रॉन्ग, विकेट, बैड, रॉन्ग, ये होता है इविल। तो शी स्ट्रांगली फेल्ट एविल फोर्सेस मस्ट बी एट वर्क। कुछ नेगेटिव चीज मतलब कुछ बुरा शक्तियां है उनके जीवन में, जो भी नेगेटिव चीज घट रहा है उसके पीछे कोई बुरा शक्तियां काम कर रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं आंसर क्या है। यस, सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, एविल फोर्सेस। ठीक है, समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, जमुना फाउंड एन ओल्ड नेकलेस एंड डैश बैंगल्स इन द कबर्ड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जमुना फाउंड एन ओल्ड नेकलेस एंड डैश गोल्ड बैंगल्स इन द कबर्ड। तो जमुना को ये कबर्ड में क्या मिला था, एक पुरानी नेकलेस एंड गोल्ड बैंगल्स। ठीक है, मतलब सोने की चूड़िया, गोल्ड बैंगल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बैठेगा, तो देखिए पहले तो आपको समझ आ रहा है कि ये पेयर ऑफ से रिलेटेड ही कुछ बैठेगा, क्योंकि चारों के चारों ऑप्शंस तो पेयर ऑफ ही है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में एन पेयर ऑफ है, तो एन पेयर ऑफ तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो भावेल नहीं है। ठीक है, तो एन पेयर ऑफ नहीं हो सकता, तो ये तो गया ऑलरेडी, ये एलिमिनेट हो गया। लास्ट में देखिए आ पेयर्स ऑफ, यहाँ पे भी एस नहीं हो सकता आ के साथ। ठीक है, तो इसलिए ये भी गया। तो बचा सेकेंड एंड थर्ड, मतलब पेयर ऑफ होगा, नहीं तो आ पेयर ऑफ होगा। तो यहाँ पे पेयर ऑफ तो नहीं होगा, यहाँ पे होगा आ पेयर ऑफ। अब आ पेयर ऑफ क्यों होगा, देखिए ये आ पेयर ऑफ हम कब यूज करते हैं, जब ऐसी दो चीज जिसको हम एक ही साथ यूज करते हैं। ठीक है, ऐसी दो चीज जिसको हम एक ही साथ यूज करते हैं एंड इसे एक यूनिट की तरह हम यूज करते हैं। मतलब अगर मैं कहूं कि आ पेयर ऑफ शूज, ठीक है,
तो आपको क्या एक शू से एक जूते से आपको काम चलेगा? नहीं चलेगा। आपको तो दोनों जूते ही चाहिए ना। दोनों जूते होगा तभी तो आप वो दोनों जूते पहन के आप निकलोगे। एक ही जूता रहेगा तो वो आपका कोई यूज नहीं होगा ना। तो ये एक यूनिट की तरह हम यूज करते हैं, इसलिए हम ये सब चीज जो दोनों ही हमें चाहिए एक ही साथ, एंड जो एक ही साइज के होता है, एक ही दिखने में होता है, उसके आगे हम अ पेयर ऑफ लगाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं अ पेयर ऑफ ग्लव्स। हमारे हाथ दो है तो हमें ग्लव्स भी दो चाहिए, ठीक है, एंड वो सिमिलर भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं पेयर ऑफ ग्लव्स। तो ऐसे ही जब दो चीज होते हैं जो हम एक ही साथ यूज करते हैं, उसे हम एक यूनिट की तरह यूज करते हैं, तो उसके आगे हम अ पेयर ऑफ लगाते हैं, ठीक है, पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ। तो ऐसे ही अ पेयर ऑफ शूज हो गया, अ पेयर ऑफ ग्लव्स हो गया, ऐसे ही अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स हो गया, ठीक है। दोनों हाथों में चूड़ियां पहनेंगे तो ठीक है, तो दोनों तो सिमिलर होना चाहिए, दोनों एक ही साइज के भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बैठेगा अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स, ठीक है। थर्ड वन करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, देख लेते हैं। यस, जमुना फाउंड एन ओल्ड नेकलेस एंड अ पेयर ऑफ गोल्ड बैंगल्स इन द कबर्ड, ठीक है। थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिज ओल्ड कार डैश ऑन द हाईवे। अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब से है, एंड फ्रेजल वर्ब एक ऐसा चीज है जो प्रिपरेशन के टाइम बहुत ही एस्पिरेंट को दिक्कत होता है कि कहाँ से ये फ्रेजल वर्ब कंप्लीट करे, क्योंकि जितना भी आप फ्रेजल वर्ब पढ़ो नेक्स्ट दिन ऐसा कुछ सामने आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है। तो इसलिए आपको जो भी सामने आपके आएगा, जो भी फ्रेजल वर्ब जो भी आपके सामने आएगा, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहले तो आप इसका आंसर कर दो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो ये जो चार फ्रेजल वर्ब दिख रहा है यहाँ पे, ये बहुत ही कॉमन है, ठीक है। एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है। इनफैक्ट मुझे जितना याद आ रहा है कि मैं ऑलरेडी ये आपको एक बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पहले ही कुछ सेशन में होगा, ठीक है। तो चलिए पहले हमें क्या करना है, ये जो चारों के चारों फ्रेजल वर्ब है, इसे हमें पहले समझना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन तो दे रखे कि हिज ओल्ड कार डैश ऑन द हाईवे। अब देख लेते हैं इसका मीनिंग्स क्या है। तो फर्स्ट देखिए, ब्रोक अप, मतलब यहाँ पे मैं प्रेजेंट यूज कर रही हूँ ब्रेक अप। तो ब्रेक अप क्या होता है? कम टू एन एंड एंड डिस्पर्स, ठीक है, मतलब कि कुछ आप खत्म कर रहे हो। जैसे कि रिलेशनशिप में बोलते हैं ब्रेकअप कर लेना, ठीक है। तो ये ब्रेकअप क्या होता है कि आप रिलेशनशिप को एंड कर रहे हो, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होता है वो होता है फिनिश, खत्म कर देना, टर्मिनेट, एडजर्न। ये जो सिनोनिम्स है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ब्रेक आउट। सम अनडिजायरेबल थिंग्स स्टार्ट सडनली, मतलब ऐसा कुछ शुरुआत हो जाना, ऐसा कुछ चीज का शुरुआत हो जाना जो कोई भी नहीं चाहता है। जैसे कि वॉर, क्या वॉर कोई चाहता है? नहीं चाहता है। एपिडेमिक, जैसे अब चल रहा है पैंडेमिक, कोई तो नहीं चाहता है ना कोरोना वायरस आए, बट वो तो नहीं जा रहा है, अब तो रह ही गया है, समझो कब जाएगा किसी को नहीं पता है। तो ऐसा ही कुछ जो अचानक से शुरू हो गया था, ठीक है, उसे हम कहते हैं ब्रेक आउट। ये ज्यादातर वॉर, एपिडेमिक, इसके लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आया ब्रेक इन। अगर आप जबरदस्ती कोई जगह पे घुस जाओ जहां पे आपको परमिशन नहीं है, तभी भी आप जोर जबरदस्ती वहां पे घुस रहे हो। टू एंटर समथिंग विदाउट कंसेंट और बाय फोर्स, आपको कंसेंट नहीं मिला है वहां पे एंटर करने का, तभी भी आप वहां पे घुस रहे हो, ठीक है। जैसे कि कोई बर्जुलर के लिए बोलते हैं, कोई रॉबरी हो गया उसके लिए इसे बोलते हैं कि ब्रेक इन। तो एंटर समथिंग सच एज अ बिल्डिंग और कंप्यूटर सिस्टम विदाउट कंसेंट और फोर्स, ठीक है। तो जबरदस्ती अगर आप कहीं पे घुस जाओ तो उसे आप ब्रेक इन बोलते हो, ठीक है। लास्ट देखिए, लास्ट क्या है? ब्रेकडाउन दोनों तरह से यूज होता है, एक लिविंग बीइंग के लिए, एक नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। मतलब तो सेम ही है, बट वो लिविंग बीइंग एंड नॉन लिविंग बीइंग के लिए अलग तरह से वो यूज होता है। जैसे कि नॉन लिविंग बीइंग के लिए, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, ऑफ अ मशीन और मोटर व्हीकल सडनली सीज टू फंक्शन। अगर चलते चलते रुक जाए, कोई मशीन चल रहा था वो रुक गया, ठीक है। जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ था कि कार चलते चलते ऑन हाईवे पे रुक गया था, ठीक है। सडनली सीज टू फंक्शन, सीज मतलब होता है स्टॉप, ओके, रुक गया, काम करते करते रुक गया, कोई मशीन काम करते करते रुक गया और कोई मोटर व्हीकल और कार चलते चलते रुक गया, तो हम बोलते हैं ब्रेक डाउन हो गया है, ठीक है। एंड रिलेशनशिप के लिए कोई एग्रीमेंट आप कर रहे हो, कोई प्रोसेस चल रहा है, उसके
समय अगर अचानक से वो बंद हो जाए, सीज टू कंटिन्यू, कोई चल रहा था, एक कंटिन्यूएशन हो रहा था, वो अचानक से बंद हो गया, कोलैप्स हो गया, तो तब हम यूज करते हैं ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब तो दोनों का सेम ही है, वो काम करते करते और गाड़ी चलते चलते रुक गई था, और यहाँ पे भी कोई प्रोसेस चल रहा था, कोई एग्रीमेंट, कोई रिलेशनशिप चल रहा था, वो भी अचानक से वो भी रुक गई। ठीक है, तो ये रहा 4 ब्रेकअप, ब्रेकआउट, ब्रेक इन, ब्रेक डाउन। ठीक है, इसका अच्छे से आप याद कर लेना एंड नोट डाउन जरूर कर लेना। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था वो था हिज ओल्ड कार डैश ऑन द हाईवे। तो ये बहुत ही सिंपल है, आपने जो भी अभी भी पढ़ा उसके साथ साथ यही होगा, हिज ओल्ड कार ब्रोक डाउन। वो चलते चलते हाईवे पर चलते चलते वो रुक गया था, ऐसे जैसे कि ओल्ड कार था, पुराना एक गाड़ी थी, तो इसलिए वो ब्रोक डाउन हो गया, रुक गया था। सीज टू फंक्शन, सडनली सीज टू फंक्शन। ठीक है, तो देख लीजिए 4th वन इज द करेक्ट ऑप्शन, हिज ओल्ड कार ब्रोक डाउन ऑन द हाईवे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, nowadays many home buyers dash interest in digital homes. Your time starts now. अब देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहले ही बोल दिया कि nowadays, मतलब इन दिनों की बात हो रही, कोई रिसेंट डेज की बात हो रही, तो ये सेकंड एंड थर्ड को तो आप यहीं से ही हटा दो एकदम। ये क्यों होगा, ये तो पास्ट है, ये पास्ट परफेक्ट है, इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे nowadays से शुरू हो रहा है। nowadays many home buyers dash interest in digital homes। अब यहाँ पे क्या है, होम बायर्स है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पे शोज तो नहीं होगा, ये तो सिंगुलर के लिए है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हम शोज ए से यूज करेंगे, तो यहाँ पे बचा तो ओनली 4th वन। ठीक है, आर शोइंग। ठीक है, तो ये 4th वन ही होगा। देखिए, यस, nowadays many home buyers are showing interest in digital homes। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि ये भी nowadays से शुरू है, तो चलिए, nowadays digital services have made our cash transactions easier and dash। तो इन दिनों जो डिजिटल सर्विसेज से थ्रू हम जो कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, हम डिजिटल सर्विसेज से थ्रू कैश ट्रांजैक्शन क्यों करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इजी है। अगर इजी नहीं होता तो हम क्यों वो यूज करते, तो इसलिए वो हमारे लिए इजी है, इसलिए हम वो यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए, हैव मेड आवर कैश ट्रांजैक्शंस इजियर एंड सॉफ्टर, नहीं, सॉफ्टर इज नॉट एप्रोप्रिएट हियर, यहाँ पे जो एप्रोप्रिएट है वो स्मूदर। वो जो प्रोसेस है ना, वो ये ट्रांजैक्शन को स्मूथ कर रहा है, इजी कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए स्मूदर इज द एप्रोप्रिएट वन। हेवियर, हेवी की तो कोई बात यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, अब डियरर, डियरर मतलब क्या होता है, डियरर का दोनों मतलब होता है, एक होता है रिगार्डेड विद डीप एफेक्शन, कोई आपका बहुत प्रिय चीज हो। ठीक है, रिगार्डेड विद डीप एफेक्शन, जो बोलते हैं ना बिलाविड, मतलब इसका सिनोनिम हो गया। और एक होता है एक्सपेंसिव, कॉस्टली। ये आप ना, ये जो गवर्नमेंट की जो सैलरी होते हैं उससे आप रिलेट कर सकते हो। एक होता है ना डियरनेस अलाउंस, डीए जो बोलते हैं ना, डियरनेस अलाउंसेस। ठीक है, इससे भी आप ये कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका दोनों मतलब होता है, रिगार्डेड विद डीप एफेक्शन दैट इज बिलावेड, और नहीं तो एक्सपेंसिव, कॉस्टली। ठीक है, तो ये भी कोई मतलब यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं, तो एकदम अप्रोप्रिएट है स्मूदर। जो ट्रांजैक्शन का जो प्रोसेस है वो डिजिटल सर्विसेज के द्वारा स्मूथ एंड इजी हो रहा है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे यूज किया गया है, क्योंकि जो पहले का जो प्रोसेस था, पहले का जो सर्विसेज था, उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं ना, इसलिए हम इजियर एंड स्मूदर कह रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, yes, nowadays digital services have made our cash transactions easier and smoother. Okay, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। Robert and Rooney are not very good friends, although they dash each other for a long time. Okay, your time starts now. तो देखिए,
रॉबर्ट एंड रूनी आर नॉट वेरी गुड फ्रेंड्स. वो लोग बहुत अच्छे दोस्त नहीं थे. ऑल्दो दे डैश ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर हम कब यूज करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है. एंड सिंस कब यूज करते हैं, सिंस फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है. जैसे कि हम बोलते हैं ना सिंस 1995, ओके, और बोलते हैं सिंस मंडे और सिंस जून, ठीक है, ऐसे बोलते हैं. बट फॉर के टाइम क्या बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे बोला गया है फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बोल सकते हैं कि फॉर 15 डेज. ऐसे कोई एक पीरियड ऑफ टाइम, कोई टाइम स्पेन के समय हम फॉर यूज करते हैं, बट कोई पर्टिकुलर एक पॉइंट ऑफ टाइम के समय हम सिंस यूज करते हैं. तो यहाँ पे ये तो एक क्लियर हो गया. अब देखिए जब ये जो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम की बात जब होते हैं ना, तब हम ज्यादातर ये परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है. तो ये तो प्रेजेंट में चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज होगा. ओके, तो देखिए हैज नोन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों फ्रेंड की बात हो रहा है. ये पास्ट में है, ये हटा दो, ये हैज नोन नहीं होगा. ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं होगा. जैसे हमने बोला कि वो लोग गुड फ्रेंड्स नहीं है, बट वो लोग बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं. ऑल्दो दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे होगा फर्स्ट वन, दे हैव नोन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम. ओके, Robert and Rooney are not very good friends, although they have known each other for a long time. Okay, next question. When I returned home from work, I found my son weeping dash. Your time starts now. Time is up. तो when I returned home from work, जब हम काम से घर में लौट के आए, I found my son weeping dash. तो my son weeping sweetly, वो बहुत स्वीट तरीके से रो रही थी. ये कैसी बात हुई, ये तो नहीं हो सकता, ठीक है. बहुत शांत तरीके से रो रही थी, कामली जेंटली, ये भी नहीं हो सकता. तो होगा तो क्या, वो बहुत बुरी तरीके से रो रही थी, बिटरली. बिटरली मतलब क्या होता है, इन एन एंग्री हार्ट और रिसेंटफुल वे, ठीक है. ये होता है बिटरली. कोई रो रहा है तो इसका कुछ पॉजिटिव सेंस तो नहीं होगा ना कि वो बहुत स्वीटली रो रहा था, बहुत जेंटली रो रहा था, ऐसा तो नहीं होता है. एक नेगेटिव ही होगा, बहुत बिटरली रो रहा था, ठीक है, इन एन एंग्री हार्ट और रिजेंटफुल वे, ठीक है. So when I returned home from work, I found my son weeping bitterly. Second one is the correct option. Next. Children are not allowed to use the swimming pool dash. They are accompanied by an adult. Your time starts now. तो चिल्ड्रेन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल. वो स्विमिंग पूल यूज नहीं कर सकते जब तक एक कोई एडल्ट उनके साथ नहीं हो, ठीक है. ऑलरेडी मैंने आपको बोल दिया कि जब तक कोई एडल्ट उनके साथ नहीं हो वो स्विमिंग पूल यूज नहीं कर सकता. तो यहाँ पे क्या होगा, अनलेस होगा. अनलेस का मतलब ही होता है जब तक. इसका अगर इंग्लिश मीनिंग होता है कि एक्सेप्ट इफ. ओके, एक्सेप्ट इफ. तो ये कंडीशन दे दिया कि अगर एडल्ट नहीं है उनके साथ वो स्विमिंग पूल नहीं यूज कर सकते, ठीक है. तो इसलिए यहाँ पे होगा अनलेस एक्सेप्ट इफ, जब तक दे आर अकम्पनीड बाय एन एडल्ट. सो चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू यूज द स्विमिंग पूल अनलेस दे आर अकम्पनीड बाय एन एडल्ट. फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट. Searching frantically to find all the hidden jewels and cash, the burglars proceeded to dash the entire house. Your time starts now. पहले तो ये समझ लीजिए कि सर्चिंग फ्रांटिकली टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स एंड कैश. ये फ्रांटिकली क्या है, फ्रांटिकली मतलब होता है डेस्परेटली, ठीक है. फ्रांटिकली का मतलब होता है इन अ हरीड, एक्साइटेड और
डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर, मतलब आप बोल सकते हो डिस्परेटली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि द बर्चलर प्रोसीडेड टू डैश द एंटायर हाउस, मतलब सर्चिंग फ्रांटिकली, फ्रांटिकली मतलब ये बर्चलर क्या होता है, रॉबर होता है, ठीक है। ये रॉबर क्या कर रहे थे, ये डिस्परेटली ढूंढ रही थी जो भी कहाँ पे छुपा हुआ है ये ज्वेल्स एंड कैश, ठीक है। तो ये हो गया फ्रैंटिकली। अब ये चारों में से क्या होगा, तो ये चारों के मीनिंग हमें पहले जानना है, ठीक है। देखिए प्राइम मीनिंग क्या होता है, ये मैं रिमूव कर रही हूँ। प्राइम मीनिंग होता है इंक्वायर टू क्लोजली इनटू अ पर्सन्स प्राइवेट अफेयर्स, ठीक है। इंक्वायर टू क्लोजली इनटू पर्सन्स प्राइवेट अफेयर्स, मतलब ये तो एकदम ही रिलेटेड नहीं है इसके साथ, ठीक है। सेकेंड वन जो है रैंसक, रैंसक का मतलब देखिए क्या है, रैंसक का मीनिंग होता है गो थ्रू अ प्लेस स्टीलिंग थिंग्स एंड causing damage, okay। So ransack का मतलब क्या है, go through a place stealing things and causing damage। जो ये बर्जलर मतलब ये रॉबर कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है कि वो ये घर में घुस गया है, ठीक है, एंड वो चीजें चोरी कर रहा है एंड डैमेज कर रहा है, ये चीजें को ढूंढने के लिए वो थिंग्स डैमेज कर रहा है, ठीक है। तो सर्चिंग फ्रैंटिकली टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स एंड कैश, द बर्चलर प्रोसीडेड टू रैंसैक। अब टू के साथ क्या आता है, आपका फर्स्ट फॉर्म आता है, इसलिए सिर्फ रैंसैक ही बैठेगा, ठीक है। टू रैंसैक द एंटायर हाउस, एंड रैंसैक मतलब गो थ्रू अ प्लेस स्टीलिंग थिंग्स एंड कॉजिंग डैमेज। इसका एक सिनोनिम हम बोल सकते हो कि प्लंडर, ये भी एक कॉमन वर्ड है, एसएससी में आता है प्लंडर, ठीक है, नोट कर लेना प्लंडर। तो ये जो दो रह गया सीक एंड पोच, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ एकदम डिटेल में कि इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, यस, searching frantically to find all the hidden jewels and cash, the burglar proceeded to ransack the entire house, okay। Second one is the correct option। लास्ट क्वेश्चन में हम चले आए, देखिए आई एम शॉर्ट डैश फंड्स एट द मोमेंट, सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो देखिए यहाँ पे होगा आई एम शॉर्ट ऑफ, ठीक है, आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स एट द मोमेंट, सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक। ये जो शॉर्ट ऑफ, इसका मीनिंग क्या होता है, लेस देन, मतलब मेरे पास कैश नहीं है, फंड नहीं है, आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स, मेरे पास अभी फंड नहीं है, तो क्या मैं आपको नेक्स्ट वीक पे बैक कर दूं, ठीक है, क्या मैं आपको नेक्स्ट वीक पे बैक कर दूं, सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो शॉर्ट ऑफ फंड्स मतलब मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास कैश नहीं है, ओके। शॉर्ट ऑफ मतलब होता है लेस देन, ठीक है। आई एम शॉर्ट ऑफ फंड्स एट द मोमेंट, सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आज का जो 10 क्वेश्चन वो कंप्लीट हो चुका है। कोई भी अगर आपको डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो 5 सेट था वो आज खत्म हो गया। उसके बाद हम कोई नई टॉपिक फिर से शुरू करेंगे एंड अपकमिंग थर्सडे को, ठीक है, अपकमिंग थर्सडे को आपको फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। तो वो जरूर अटेंड करना। आपको थर्सडे को एक वीडियो में डाल दूंगी, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट का लिंक, ओके। वो मॉक आप जरूर अटेंड करना। तो तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।